as we discussed about Van Hoff factor I, we defined three definitions for it also. अभी हम Van Hoff factor का further use कैसे करते हैं, मतलब अभी हमारे सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो इक्वेशंस है वो चेंज हो जाएंगे. हमारा पहला इक्वेशन, मतलब जैसे हमारा इक्वेशन है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे. जो हमारा डेल्टा टी एफ वाला है उसमें भी आई इंटू के एफ इंटू एम. फिर हमारा तीसरा इक्वेशन है पाई बी इज इक्वल टू आई एन आर टी. मतलब हमने अपने प्रीवियस सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने भी इक्वेशंस हैं सब में अभी वेन हॉफ्स फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया. तो इससे क्या होगा, जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ रहे थे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वो भी नहीं आएंगे. अब ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सबके लिए यूनिवर्सली यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब हमने जो डिस्कस किया है इसको थोड़ा और आगे कैरी करेंगे. एक गिवन सोल्यूशन में जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट टोटली डिसोसिएट होगा 100%. कभी कभी पार्शियली डिसोसिएट या पार्शियली एसोसिएट भी होते हैं. मतलब हमें एक नया चीज भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, व्हाट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये आपने 11th में एक बार पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, डिनोटेड बाय अल्फा. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है तो हम उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट होता है तो हम उसको डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे. एंड इफ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर लास्ट ईयर्स डिस्कशन, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन. मतलब अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के 10 मोल लेते हो और उसमें से 3 मोल डिसोसिएट हो जाते हैं तो उसकी अल्फा वैल्यू होगी 3 आउट ऑफ 10, मतलब 0.3. दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सेम विल बी डिग्री ऑफ एसोसिएशन. आप 10 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, सिर्फ 3 ही मोल है जो एसोसिएट हो रहे हैं, देन इट विल बी 3 आउट ऑफ 10, अल्फा का वैल्यू 0.3. दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये आई से रिलेटेड है, इसका Van Hoff फैक्टर से रिलेशन है. वी कैन डिराइव और वी कैन डायरेक्टली राइट, मतलब आप उसको डिराइव नहीं भी करो, डिराइव करना वन स्टेप ओनली इफ यू रिमेंबर इक्विलिब्रियम, बट वी कैन डायरेक्टली रिलेट द इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1. दिस इज फॉर द केस ऑफ सब्सटेंस अंडरगोइंग डिसोसिएशन and alpha is equal to I minus 1 upon 1 by m minus 1. This is for the substances undergoing association. Let's find out. ये equation में एक ही नया चीज है, ये n, ये number of moles नहीं है, remember ना. ये n क्या है? ये n का मतलब है number of particles formed on dissociation. What is the meaning of it? कि डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स बनते हैं, इसका मतलब है सपोज इट इज NaCl, एक Na प्लस और एक Cl माइनस, मतलब n का वैल्यू होता है 2. अगर मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके लिए n का वैल्यू 3. एल्यूमिनियम क्लोराइड, n का वैल्यू 4, बिकॉज एक एल्यूमिनियम आयन और 3 क्लोराइड आयन. तो डिसोसिएशन के बाद कितने आयन्स बनेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n. सिमिलरली यहाँ पे एक नया टर्म है m. तो m is number of molecules associating. Number of molecules associating. इसका मतलब है अगर वो एक डाइमर है तो कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, 2. अगर वो एक ट्राइमर हो जाए तो कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे, 3. तो m का वैल्यू इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर यूनाइटिंग टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर. डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर हो तो 4, इसके लिए m है. और कितने पार्टिकल्स डिसोसिएशन के बाद बनते हैं उसके लिए n है. तो ये सारे डाटा के साथ अब अगर आप इवन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो हमें एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस नहीं आएंगे. अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसमें आपको ये पता चलेगा. ओके, लेट्स गो फॉर द एग्जांपल. नाउ विल सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन इसमें जो सॉल्यूट इन्वॉल्व है वो इलेक्ट्रोलाइट है HF, जो डिसोसिएट होता है सोल्यूशन में जाने के बाद 2 पार्टिकल में. तो इसमें Van Hoff फैक्टर भी इन्वॉल्व है. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन. The question says that depression in freezing point of a 0.1 molar solution of HF is 0.20
1 degree Celsius. Calculate degree of dissociation of HF. You are given KF for water, that is 1.86 Kelvin kg per mole. ये डाटा आपको दिया है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं. डू यू गॉट योर एम? आपको अल्फा फाइंड करना है. अभी अल्फा फाइंड करने का जो फॉर्मूला है उसमें आई आता है, तो सबसे पहले तो एक्चुअली हमें आई फाइंड करना है. तो व्हाट इज आवर फॉर्मूला? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एन. दिस इज आवर फॉर्मूला. तो पहले इस फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. हाउ मच इज डेल्टा टी एफ? इट इज 0.201 which is equal to I, which is not known. Kf is 1.86 and molarity is given to be 0.1. So what is there on the right hand side? It is 0.201. On the left hand side it's 0.201, and on the right hand side it will become 0.186. So ultimately it will be a ratio of 201 by 186. That will give you the value of I. Value of I is coming 1.08. Once you know I, you can find alpha. What is our formula to find alpha? Alpha is I minus 1 upon n minus 1. Now I is 1.08. So 1.08 minus 1, और आपको याद होगा ये n क्या था? ये थे नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन. HF कितने पार्टिकल में डिसोसिएट होगा? 2. So the value of N is 2 minus 1. So this is ultimately coming 1.08 minus 1 is 0.08. So alpha is coming 0.08. अल्फा इज 0.08, जिसको हमें अगर परसेंट में लिखना है तो उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो फ्रैक्शन में अल्फा 0.08, दैट इज हाउ मच परसेंट इट विल बी? 0.08 into 100. ओके, 0.08 into 100 विल बी हाउ मच परसेंट? यू टेल मी. यस, इट विल बी 8%. सो द सोल्यूशन, वो जो आपने सोल्यूशन लिया है HF का, उसमें कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है? सिर्फ 8%. 8 out of 100, or it is 0.08. Okay, this completes the first question on Van Hoff's factor. अभी MCQs में Van Hoff's factor को लेके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि उनको कैसे सॉल्व करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of osmotic pressure. कि सामने जो सॉल्यूशंस दिए हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में अरेंज करो. नाउ इन आवर माइंड वी बिलीव ऑस्मोटिक प्रेशर टू बी अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन. तो आपका ऐसा लिखा है कि पहला सॉल्यूशन है 0.1 मोलर NaCl. ये हमारा सॉल्यूशन 1 है. सॉल्यूशन 2 है 0.1 मोलर glucose. Then we have third, which is 0.1 molar magnesium chloride. और चौथा सोल्यूशन है 0.1 मोलर एल्यूमिनियम क्लोराइड. अब कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से देखिए तो सबके कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो सबके ऑस्मोटिक प्रेशर हमें लगेगा सेम है. लेकिन हमें ये याद रखना है कि जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन की थी तो हमने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट सोल्यूशन में कितने उस पर डिपेंड करती है. वी नेवर यूज द वर्ड कॉन्सेंट्रेशन, वी सेड नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स. अब देखो अगर वो सोल्यूशन ग्लूकोज का है तो 0.1 मोलर सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 0.1 मोल ही होंगे. लेकिन अगर वो NaCl है तो हर पार्टिकल सोल्यूशन में जाने के बाद 2 में डिवाइड होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे, 0.2 मोल हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मैग्नीशियम क्लोराइड जो 3 पार्टिकल में डिवाइड होता है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स 0.3 हो जाएंगे और एल्यूमिनियम क्लोराइड के 0.4. तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको लास्ट केस में दिख रहे हैं, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा सेकेंड से ज्यादा फर्स्ट से ज्यादा थर्ड और सबसे ज्यादा फोर्थ. ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. आई थिंक आपको समझ में आ रहा है. कॉन्सेंट्रेशन सेम होने से भी फर्क नहीं पड़ता. क्या सेम होना चाहिए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन ओनली अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी सेम. तो यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, और वो अलग अलग इसलिए आएगी क्योंकि सारे सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग है. ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर थिंग. ऐसा भी बोल सकते हैं
कि अरेंज द फॉलोइंग, जैसे यही ऑप्शन है आपके, और आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, विच हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अभी सभी सोल्यूशन पानी में बने हुए हैं, ये सारे सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन है, पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, बट हमने पढ़ा था कि जैसे ही कोई सोल्यूट डाल दो नॉन वोलेटाइल तो देयर इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज डायरेक्टली अगेन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो फिर हमारा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, लास्ट वाला 0.1 मोलर एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। अगर ऐसा पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, सपोज यू आर आस्क्ड मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, हमने एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, मतलब सॉल्यूट डाल दो तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो सोल्यूट पार्टिकल्स अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा है तो नेचुरली उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। तो लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, लास्ट वाले ऑप्शन का। आई थिंक यू आर गेटिंग, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। एक थ्योरी क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा है, वो भी आपको आना चाहिए। दे आस्क यू why osmotic pressure is considered to be a better colligative property as compared to elevation in boiling point and depression in freezing point to find molar mass of an unknown substance। इसका मतलब कि अगर एक अननोन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा अच्छा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करने। व्हाट मस्ट बी द रीजन फॉर दिस? सिंपली देयर आर टू रीजंस। पहला, ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, अगर आपने अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं तो आपको पता चला होगा ये वैल्यूज डेसिमल्स में आती है। 0.1 डिग्री का एलिवेशन, 0.05 डिग्री का डिप्रेशन, मतलब इनको मेजर करने के लिए हमें बहुत एक्यूरेट थर्मोमीटर्स इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस that we need very accurate instruments to measure depression in freezing point and elevation in boiling point. Otherwise, a small difference in the measurement will cause a big difference in the calculated molar mass of the substance. तो accurate thermometers की जरूरत पड़ती है। जबकि osmotic pressure, अगर आप सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, इट्स अ प्रेशर, वी आर मेजरिंग इन मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, तो अगर वो एक एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हो सोल्यूशन तो भी वो 76 सेंटीमीटर होता है। इट्स क्वाइट अ बिग लेंथ टू मेजर, ठीक है। तो अगर वो 0.1 एटमॉस्फेयर हो तो 76 विल बिकम 7.6 और 0.01 एटमॉस्फेयर हो तो भी वो मेजरेबल है। तो इसका मतलब ये कम एक्यूरेसी चाहिए मेजरमेंट में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन, जब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हो तो ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल ओरिजिन के सब्सटेंस है जो हाई टेम्परेचर पे बहुत सोल्यूशन से बाहर ही आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यू नो, इफ यू हीट अ सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन इन वाटर, वी नो प्रोटीन सॉलिडिफाई ऑन हीटिंग। पानी बॉयल, हमें वाटर का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, मतलब हमें उसको बॉइलिंग तक ले जाना है। जब तक वाटर बॉइलिंग तक जाएगा, सॉल्यूट अगर प्रोटीन है वो सॉलिडिफाई होकर सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। मतलब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से किसी भी प्रोटीन का मोलर मास नहीं निकाल सकते। सेकेंडली, अगर हम कोई फैट्स के मोलर मासेस निकाल रहे हैं, आपने बेंजीन लिया, हेक्सेन लिया, उसमें कोई फैट डिसॉल्व किया, एक सोल्यूशन बनाया और आप फैट का मोलर मास निकालने जा रहे हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से, तो आप कूलिंग करते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि फैट सॉलिडिफाई होकर सोल्यूशन से बाहर आ जाएगा। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस है ओरिजिन के, ऑर्गेनिक ओरिजिन के सब्सटेंस, जिनके मोलर मासेस हीटिंग और कूलिंग मेथड से नहीं निकाल सकते। तो व्हाट इज द बेस्ट मेथड? ऑस्मोटिक प्रेशर, रूम टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, ना तो आपको बॉईल करना है ना कूल करना है। तो दिस इज द सेकेंड रीजन दैट वी प्रेफर ऑस्मोटिक प्रेशर टू बी अ बेटर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड मोलर मास ऑफ एन अननोन सब्सटेंस। ओके।